हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड लेक्चर, संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये लेक्चर हमारा आज सेकंड है इंडियन पॉलिटी का। इससे पहले हमने संविधान सभा पे एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पे। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको एक बैकअप मिले, बैकग्राउंड मिले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे कि आपको आपकी एक समझ डेवलप हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंडियन एयरफोर्स के वाई ग्रुप के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ और चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग ये लेक्चर, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सबसे पहला सवाल कि व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल है क्या, प्रस्तावना है क्या। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर सपोज करते हैं कोई किताब होता है, तो कोई बुक का जो फर्स्ट पेज होता है बेसिकली, जिसमें आपका पाठ्यक्रम दिया रहता है, विषय सूची दिया रहता है, जिससे कि आप विषय सूची को देख करके उस किताब के नेचर के बारे में बेसिकली आप जान सकते हैं। तो प्रस्तावना कुछ और नहीं है, प्रस्तावना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विषय सूची है। ठीक है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली सारांश है हमारा। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समरी है। ठीक है ना, चलिए अब डिस्कस करते हैं कि प्रस्तावना है क्या। देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान की ये भूमिका है। भूमिका, जैसे हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका एक समरी होता है, भूमिका होता है, जिससे को हमें पढ़ने से ये पता पड़ जाता है कि आने वाले चैप्टर्स में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन दिया गया है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों और सरकार के स्वरूप और संविधान के स्रोत से संबंधित तथा संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। क्लियर स्टूडेंट? बेसिकली प्रीएम्बल एक ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा भूमिका है जिसमें हम आदर्श, उद्देश्यों, सरकार का स्वरूप, कॉन्स्टिट्यूशन का स्रोत और संविधान लागू होने की तिथि का संक्षेप में उल्लेख है। जो भारतीय संविधान सभा के कुछ मेंबर थे, जो कुछ बहुत ज़्यादा विद्वान भी थे, पढ़े लिखे प्रसिद्ध लोग, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना के पक्ष में कुछ दलील दिए हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब प्रसिद्ध न्यायविद जो N.A. पालकीवाला है, वो प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा दी है। सो स्टूडेंट, आप याद रखेंगे, N.A. पालकीवाला ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को ये परिचय पत्र कहते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको पीछे लेक्चर में ले जाना चाहता हूँ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे, बेसिकली वो उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में चल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बनता है, यानी भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेता है। तो स्टूडेंट, याद रखेंगे कि ये उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना है, इसीलिए प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जाएगा। प्रस्तावना का आविर्भाव, अभी मैंने जैसे कि डिस्कस किया, जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से ही हुआ है। बेसिकली जब संविधान सभा के पास ये प्रपोजल रखा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या होगा, बेसिकली नेचर क्या होगा, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं और जिसे बाद में हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। सो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस स्लाइड में जो क्वेश्चन बनने वाला है मैं आपको यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी
एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, आप जो पढ़ रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने किया, तो N.A. पालकीवाला ने। और उद्देश्य प्रस्ताव बेसिकली कब लागू हुआ, कब मतलब पेश किया गया, सो 13 दिसंबर 1946 को। और प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहकर संबोधित किया जाता है, बेसिकली जाना जाता है। सो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो प्रस्तावना है ना, प्रियम्बल, वो अमेरिकी संविधान से, और अमेरिका विश्व की पहला लिखित संविधान है और हमारा इंडिया विश्व का पहला लिखित सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए लिया गया है तो यूएसए से, यानी अमेरिका से लिया गया है, बट प्रियम्बल की भाषा पर असर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की है। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रस्तावना का जो तर्ज है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके लिया गया है, बट रियलिटी रूप में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान के प्रस्तावना से मिलता जुलता है। इसका मतलब सीधा ये है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये संशोधन है कि नहीं है, वो अगला आगे हमारा टॉपिक है। बट प्रस्तावना में एक बार संशोधन अभी तक किया गया है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। इसमें 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, ये डिबेट है आज भी, बट सुप्रीम कोर्ट के किसी वाद के थ्रू क्लियर है कि प्रस्तावना भी संशोधनीय है, बेसिकली उसके मूल ढांचे को आप संशोधन नहीं कर सकते। सो एक बार संशोधन किया जाता है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और स्टूडेंट ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2015 के एग्जाम में, और ये एनडीए या एयरफोर्स या नेवी, इस सब एग्जाम में ये सवाल पूछ ले जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। सो आइए थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना, व्हाट इज प्रियम्बल, मतलब लिखा क्या है बेसिकली इसमें। ठीक है, तो मैंने हिंदी वाला स्लाइड लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रस्तावना में किस किस बात का जिक्र किया गया और बेसिकली है क्या ये। एग्जैक्ट हमने प्रस्तावना ये उठाया है और मैं आपको एक एक पॉइंट इसमें पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, सो प्रियम्बल कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। सो ये रहा स्टूडेंट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। इसमें जितने ये कीवर्ड्स आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी आप ये कीवर्ड्स आप देख रहे हैं इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर इसको एक लाइन में समझा जाए तो सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया और ये हम ही लोगों पे लागू होता है, मतलब जनता के द्वारा ही बनाया गया और जनता को ही ये समर्पित भी है बेसिकली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्व। मेन मतलब इसका एलिमेंट क्या है, प्रस्तावना का मतलब क्या है बेसिकली। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों की बात करें तो पहला है संविधान का स्रोत। हम भारत के लोग अर्थात जनता, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन अब बना किसके लिए रहा है। सिंपल सी बात है,
इंडिया के लोगों के लिए, भारतीय जनता के लिए। ऐसा तो नहीं है कि पशु पक्षियों के लिए आप बना रहे हैं, सो नहीं, ये जो स्रोत है हमारा भारत के लोग हैं, ठीक है। संविधान का स्वरूप कैसा है, ये अगर आप अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख रहे हैं जो फर्स्ट पेज पे ही है, हालांकि बना था सबसे लास्ट में प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लास्ट में जोड़ा गया प्रियम्बल, बट जैसे ही आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कभी देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे ही आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, ठीक है। सो हमें पता चलता है संविधान का स्वरूप प्रियम्बल को देखने के बाद, जिसमें लिखा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये स्वरूप है। इन सभी पॉइंट्स को मैं आगे एक एक करके डिस्कस करूंगा स्टूडेंट। संविधान का उद्देश्य क्या है, बेसिकली जो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे आने वाले टाइम में फ्यूचर को कितना आगे बढ़ा पाएगा, बेसिकली भविष्य क्या होगा हमारे इंडियन पीपल की, मतलब जनता की बेसिकली, ठीक है। उद्देश्य देखा जाए तो न्याय, जिसमें आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए सभी के साथ A to Z, ठीक है। स्वतंत्रता होनी चाहिए विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म व उपासना की। हालांकि स्वतंत्रता भी एक दायरे में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कानून से बाहर जाके नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आप स्वतंत्र रह सकते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होनी चाहिए, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए, और ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए इंडिया के नागरिक को, और बंधुता, ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भाईचारा बेसिकली प्रभावित हो, तो भाईचारा बना के रखना चाहिए, बंधुता का मीनिंग ये है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये प्रस्तावना के मुख्य तत्व थे, ठीक है, जिसमें हमने बात किया संविधान का स्रोत, संविधान का स्वरूप एंड संविधान का उद्देश्य। जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, किसी भी किताब को आप जब खरीदते हैं तो आप सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं किताब ये किसके लिए है, कोई आर्ट्स का विद्यार्थी है या कोई साइंस का विद्यार्थी है। जब ये आप डिसाइड कर लेते हो तो आप फिर ये सोचते हैं कि बेसिकली इसका स्वरूप क्या है। ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ कोई कंटेंट दिया है, कोई कंटेंट नहीं दिया है, कोई चैप्टर दिया है, कोई चैप्टर नहीं दिया है। देन उसके बाद आप उसका उद्देश्य समझते हैं कि हमें ये इसमें बेसिकली किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। बस जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, तो अगर आप किसी फिजिक्स का बुक का एग्जांपल लेंगे तो रिसर्च का बुक अलग होता है और एकेडमिक बुक अलग होते हैं, क्लियर स्टूडेंट। तो इसमें 3 ये मुख्य तत्व थे। अब हम डिस्कस करेंगे प्रियम्बल। मैं आपको फिर एक स्लाइड पे दिखा दूं। प्रियम्बल में लिखे गए इन जो एक जो की पॉइंट्स है, इसके हम एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एक पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे हमारा प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द में अगर सबसे पहला हम शब्द देखें तो हमारा सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रियम्बल में प्रस्तावना में सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को बनाया गया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर ही लागू किया गया है। बेसिकली वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हमने ही बनाया, हमने इसको स्वीकार भी किया और ये हम ही पे लागू है। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता को समर्पित है। क्लियर है स्टूडेंट? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान अपने लिए बनाएंगे भी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए रूल को स्वीकार भी करेंगे और ये चीज़ हमारे ऊपर ही लागू होगा, जिसका हम पूरी ईमानदारी, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ इसको पालन भी करेंगे। क्लियर है? तो ये रहा हमारा फर्स्ट शब्द इसमें, हम भारत के लोग। सेकंड हमारा आता है स्टूडेंट संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब सॉवरिन। टेक्निकली ये एक पॉलिटी का एक टेक्निकल शब्द है जो जो विद्यार्थी नहीं पढ़ा है उसे नहीं समझ में आएगा, बट ये सिंपल है। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि अब हम एक
स्वतंत्र देश हैं और हमारी जो आंतरिक वो वैदेशिक मामला है वो किसी बाहरी दबाव के बिना ही हम निर्णय लेने में सक्षम हैं। मतलब दूसरे किसी देश को अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है आप ये करो या ये करो, ठीक है। हम इतने सक्षम हैं अब कि हम अपनी खुद फैसला, चाहे वो हमारी आंतरिक समस्याएं हो चाहे हमारी वैदेशिक समस्याएं हो, उसका फैसला हम खुद करेंगे। जैसे अब कोई दुनिया का दूसरा देश, अभी आप लेटेस्ट में देख सकते हैं यूक्रेन और रसिया में वॉर चल रहा है, तो इसमें इंडिया शामिल हो या ना हो ये कोई दूसरा देश हमें नहीं फोर्स कर सकता है, ये हमारे ऊपर है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है। हम चाहेंगे तो इसमें शामिल होंगे या हम चाहेंगे तो नहीं शामिल होंगे, ठीक है। सो निर्णय लेने में सक्षम है इंडिया, ठीक है। इसका मतलब होता है सॉवरेन यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चाहे वो मामला आंतरिक हो चाहे वो मामला बाह्य हो। आंतरिक में आपका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक किसी भी प्रकार का मामला हो, किसी दुनिया का दूसरे देश को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद का फैसला खुद करेंगे। बाहरी मामले में आपका वैदेशिक मामला, वैदेशिक विदेशों द्वारा मामला आता है। अब अगर वैदेशिक मामले हैं तो या तो कोई मित्र देश है तो उसकी नीतियों से प्रभावित होकर हम उसके पक्ष में फैसला कर सकते हैं, बट कोई दबाव नहीं। अगर कोई संधि हुआ है, समझौता हुआ है, तो उसके बेसिस पे हम कुछ फैसला ले सकते हैं। अगर कोई शत्रु है तो इसकी बात ही नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब। अगले टेक्निकल शब्द की तरफ चला जाए, प्रस्तावना के की पॉइंट्स की तरफ चला जाए, तो अगला शब्द हमारा आता है समाजवादी यानी सोशलिस्ट। देखिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गांधी के विचारधारा को कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण रूप से शामिल किया गया है और ये उसका एग्जाम्पल है। समाजवाद एक विचारधारा है जो गांधी की विचारधारा थी, जिसमें ये साफ तौर से कहा गया था कि समानता सबके साथ हो, भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो संपत्ति या संसाधनों की समानता हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। किसी भी रूप में भारत के नागरिकों से भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, ठीक है। भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकटन या सन्निकट हैं, यानी करीब है। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा भारतीय समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद के करीब है बेसिकली। मतलब सीधी सी बात ये है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू नहीं बनना चाहिए जिससे कि हमारे देश के नागरिकों में असमानता पैदा करे, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा थी और जैसे कि हमारा इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो बेसिकली एक लोकतांत्रिक समाजवाद या भारतीय समाजवाद का ही उपज है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। तो ये भारतीय समाजवाद का ये विचारधारा है, ये लक्षण है, ठीक है। तो समाजवादी का मतलब ये है कि चाहे वो कोई एक्स वर्ग का हो या वाई वर्ग का हो, दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए। वो किसके लेवल पे, चाहे संपत्ति के लेवल पे हो, संसाधन के लेवल पे हो, समाज में प्रतिष्ठा या अवसर के लेवल पे हो, ठीक है ना। अगले अगर थोड़ा सा इसमें आप समाजवाद के बारे में देख लेते हैं। भारतीय समाजवाद के निम्नलिखित तत्व हैं। सार्वजनिक क्षेत्र, बेसिकली जिस पे सरकार का अधिकार हो और वो जनता सभी के लिए वो खुला हो, बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र होता है। निजी क्षेत्र किसी पर्टिकुलर पर्सन के अधिकार क्षेत्र में आता हो। सो सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। मतलब भारत में निजी क्षेत्र का भी एक लाइन है, एक रेंज है, वो उसके अंतर्गत ही कुछ कर सकता है, ठीक है। आय और जीवन स्तर की असमानता, गरीबी और बीमारी कम करना, बेसिकली ये समाजवाद का लक्षण है, ठीक है। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई संपत्ति का ढेर एक ही व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा हो जाए।
ये रोकने का काम करता है हमारा लोकतंत्र। मजदूर एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, ये सबसे वास्तविक पॉइंट है, लोकतांत्रिक या भारतीय समाजवाद का सबसे बेस है। ठीक है, जो इसके लिए हमारा एक आयोग काम करता था, पहले इसका नाम था योजना आयोग, आज के टाइम में इसका नाम नीति आयोग रख दिया गया है। देश के अंदर इस चीज़ को मेंटेनेंस करने का कार्य होता है, इसके अध्यक्ष हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और इसके और भी सारे कार्य हैं। ठीक है, क्लियर है? इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाला नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब सेकुलर। देखिए, सेकुलर का शाब्दिक अर्थ ये होता है, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष एक दूसरे के ही पर्यायवाची है। इसका मीनिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार इंडिया एक धार्मिक देश नहीं है, यानी इंडिया का कोई धर्म नहीं है। भले ही यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया का कोई बेसिकली धर्म नहीं है। धर्म से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। ठीक है, सो ये चीज़ इसलिए डाला गया 42वें संविधान संशोधन करके। अभी मैंने पीछे आपको बताया, एक बार संशोधन हुआ है जिसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये इसलिए किया गया है ताकि बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोया रखा जाए। जैसे अगर आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेंगे तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, बट इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी पंथ निरपेक्ष है। भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म के लोग एक समान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ठीक है, पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, न ही धर्म के नाम पर किसी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, ये भी नहीं होगा। और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, धार्मिक मामलों से संरक्षण, आर्टिकल 25 से 28। सो पंथ निरपेक्ष का सीधा मतलब, सीधा शाब्दिक अर्थ यही है कि इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो सब बराबर है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, जैन, बौद्ध, XYZ, सारे कास्ट, सारे धर्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सेम है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ ये होता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए इसमें एक और बात है इसी टॉपिक से जुड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 2 और शब्द थे। 2 और शब्द कौन थे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें आपका एक शब्द है पंथ निरपेक्षता। 2 और शब्द कौन थे अभी मैंने पीछे बताया, कमेंट बॉक्स में उसको बताइए लिख के। ठीक है, तो नेक्स्ट टेक्निकल टर्म आता है स्टूडेंट, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में तानाशाह नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, सीधी बात है। अगर आपको गवर्नमेंट में आना है तो आपको इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा हर 5 साल में, चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर रहे हो या नहीं, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सो लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह अभिप्राय है कि शासन संचालन की शक्ति भारत की जनता में निहित है। सिंपल है, आप जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप विधायक, MLA, MP जो चुनते हैं वही तो आपके प्रतिनिधित्व करता होते हैं,
वही तो गवर्नमेंट में जाते हैं और सरकार की प्रणाली को लीड करते हैं, ठीक है। सॉरी। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं बेसिकली, और इसको अधिक जीवंत बनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे स्विट्जरलैंड में। सीधी बात यह है कि एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो लोकतांत्रिक सिस्टम है वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हम है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये है जनता, समझिए इस चीज़ को, ये है जनता ए। हम लोग वोट करते हैं, वोट करेंगे तो ये विधायक या कोई एमपी बनेगा। अब ये मिल करके एक गवर्नमेंट का निर्माण करेंगे। अब ये चलाएगा देश, ये देश के शासन प्रणाली को लीड करेंगे बेसिकली। बट डायरेक्ट में क्या होता है कि जो ए है वो लीड करता है इसको बेसिकली। ये पॉसिबल वही है जहाँ पे जनता कम है, संख्या कम है बेसिकली। हमारे भारत जैसे देश के लिए जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया आपको पता ही है दूसरी स्थान पे है जनसंख्या में, ठीक है, और ये भी रिकॉर्ड टूटने वाला है, ठीक है। चलो कम से कम किसी में भी तो पहला स्थान पाएं, जनसंख्या में ही पा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास प्रमुख औजार शस्त्र हैं, जिसका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन में ये भी है कि अगर आपका चुना हुआ प्रतिनिधि ठीक काम नहीं कर रहा है तो प्रत्याशी को आप वापस बुला सकते हैं, राइट टू रिकॉल, या जनमत संग्रह करके उसको आप सरकार से गिरा सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर एक बार कोई 5 साल के लिए जीता है, वो या तो खुद त्यागपत्र दे दे और नहीं तो 5 साल कार्यकाल कंप्लीट करके आए। वो अलग बात है कि अगली बार वो जीत नहीं पाएगा, ठीक है, अगर आप उसके कार्य से प्रभावित नहीं है तो। सो हमारे यहाँ याद रखेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। स्विट्जरलैंड जैसे देश में डायरेक्ट इलेक्शन है, जिसमें जनता सीधे पार्टिसिपेट करता है उस रूल और रेगुलेशन में। लेकिन भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। संसदीय लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो जनता है वो लोगों को चुनेगी, प्रतिनिधि को चुनेगी, और वो प्रतिनिधि कार्यकारिणी या मंत्री परिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे। बेसिकली हमने चुना एक सांसद को, हमने चुना एक विधायक को राज्य के स्तर पे, ये अब जनता का प्रतिनिधि होंगे और जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये कानून बनाएंगे, ठीक है। सो आप जनता इस चीज़ में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रही है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द न केवल राजनीतिक लोकतंत्र में शामिल है बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र में भी शामिल है। और डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को मॉरली पहले आप परफेक्ट बनाएंगे, तब उसमें कोई भी चीज़ पॉलिटिकली चीज़ डाल सकते हैं। सो मोरल वैल्यूज़, समाज के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए हमारे नेताओं को, तब एक अच्छा राजनीतिक लोकतंत्र कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। सो इस स्लाइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। गणराज्य, रिपब्लिक। देखिए इंडिया गणतांत्रिक देश बनता है 26 जनवरी 1950 को, जैसे ही इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू होता है। तो एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। इंडिया इज अ गणतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ हम लोगों को चुनते हैं और वो हमारा प्रतिनिधि बनता है और वो व्यवस्था में जाता है, वो गवर्नमेंट में जाता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है तथा मंत्री परिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। ये एक गणराज्य की एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य के बजाय देश की जनता में निहित होती है। देखिए एक होता है तानाशाह, जो आज से इंडिया में 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले था। राजाओं का शासन होता था पर्टिकुलर इलाका में, तो वहाँ पे जनता का कोई रोल नहीं रहता था उनके शासन प्रणाली को बनाने में या संभालने में बेसिकली। बट आज ऐसा नहीं है। आज इसलिए नहीं है कि आप अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, वो प्रतिनिधि अगर आपके मन मुताबिक कोई कार्य कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसे आप फिर चुनेंगे। बट वो आपके अगर विरुद्ध काम कर रहा है, आपका उसका काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसका चुनाव आप अगले बार नहीं करेंगे। ये एक रिपब्लिक कंट्री की निशानी होती है बेसिकली। सो ये पावर जनता में होती है और आपको ये इलेक्शन के टाइम दिख जाएगा कि पॉलिटिकल जो नेता होते हैं वो आपको इलेक्शन के टाइम बहुत ज़्यादा घूमते आते जाते दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जस्टिस, न्याय। न्याय, जस्टिस जो है वो हर एक वर्ग को मिलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो। ये तीनों चीज़ रूस के क्रांति से लिया गया है, ठीक है। देखिए माना ये गया है कि राजनीतिक न्याय दिलाना इजी है, थोड़ा सा आसान है। ऐसा इसलिए कि आप कोई भी प्रोविज़न ला सकते हैं, कानून बना सकते हैं, राजनीतिक रूप से लीगली सबको न्याय मिल जाएगा। बट सामाजिक न्याय से लाना ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस लाने में। जैसे जो बहुत टाइम पहले सती प्रथा था, उससे निजात मिला भारतीय महिलाओं को, तो ये एक सामाजिक न्याय है। बाल विवाह था, ये एक सामाजिक न्याय है। तो इस चीज़ को लाने में बहुत टाइम लगता है। बट जो राजनीतिक न्याय है वो एक कानून आपने बनाया और उस कानून को फॉलो कराया, यानी पालन कराया, हो गया, मिल जाएगा राजनीतिक न्याय प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक नागरिक को बेसिकली। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य समान व्यवहार से है, इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को न्याय मिले और किसी को वही न्याय कुछ साल बाद मिले, कुछ देर बाद मिले, ये ठीक नहीं है। इक्वल, समान रूप से, किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो, संपत्ति की असमानता, निर्वाचन व प्रतिनिधित्व में भेदभाव तथा सभी को समान रूप से भेदभाव से मुक्ति प्रदान करना, शांतिपूर्ण समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। ये एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपको पावर देता है, ये आपको अथॉरिटी देता है, राइट देता है कि आपके साथ भी क्या हो, न्याय हो सके।
स्वतंत्रता, लिबर्टी। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया जब अंग्रेज थे, उस समय तो भारतीय लोगों को उतनी स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। तो इस पे बात मूल रूप से किया गया। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध और उसे संपूर्ण विकास का अवसर उपलब्ध कराना। संविधान की उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपका विचार कुछ भी हो सकता है। अभिव्यक्ति, कुछ भी आप बोल सकते हैं, बट एक दायरा है। निश्चित तौर पे कॉमन सेंस लगा सकते हैं आप कुछ भी बोल सकने का मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बट आपके बोलने से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार का हनन न हो, इस बात का आप ध्यान दे सकते हैं। विश्वास की स्वतंत्रता है। धर्म की अबाध रूप से मानने की धर्म की स्वतंत्रता है। आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी धर्म को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और उपासना की स्वतंत्रता। इन्हीं 5 स्वतंत्रता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में। तो आप याद रखेंगे, इसी से क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इक्वालिटी, समता या समानता। देखिए संविधान में प्रस्तावना में अगर समता की बात किया जाए तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, जो किसी भी वर्ग के लिए बिना भेदभाव का समान अवसर उपलब्ध कराने से तात्पर्य है, ठीक है। और ये समानताएं सामाजिक समानताएं हो सकती है, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। बेसिकली 3 प्रकार की ये समानताएं हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानताएं, ठीक है, जो किसी भी वर्ग के लिए बिना भेदभाव का उपलब्ध कराने की बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई, जैसा कि मैंने आपसे बताया, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म के से दूर, भेदभाव से दूर संविधान में समक्ष समान है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप पुरुष और महिला के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, या वंश और जाति के आधार पर, या धर्म के आधार पर, ऐसा नहीं है, ठीक है। भेदभाव करने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, सब इक्वल है, सब समान है, ठीक है। और भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और न ही सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये एक्सप्लेन करता है। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में बात करेंगे। बंधुत्व, फर्टर्निटी, भाईचारा होना चाहिए। भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों के मध्य नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और भाईचारे का विकास करना। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, भारतीय नागरिकों के द्वारा नहीं होना चाहिए, जिससे कि भाईचारा नष्ट हो, ठीक है। भारतीय संविधान इसीलिए एकल नागरिकता की बात करता है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं। ऐसा नहीं कि आप यूपी के रहने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश के भी नागरिक हैं, बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार के नागरिक है, पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाब के नागरिक है। ऐसा नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। बट अगर बात करें इसके अपवाद में अमेरिका में, तो अमेरिका में डुअल नागरिकता है। एक है सेंट्रल लेवल पे अमेरिकन सिटीजनशिप, और एक है इसके स्टेट लेवल पे, जिस राज्य के हैं उसकी भी आपके पास एक नागरिकता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भेदभाव न हो, भाईचारा का विकास बढ़े, इसके लिए एकल नागरिकता का प्रोविज़न किया गया है। और फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया आर्टिकल 51 क के तहत, ठीक है, जिससे कि बंधुत्व की भावना और मजबूत हो। क्लियर है? इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ह्यूमन बीइंग हैं, मनुष्य हैं, तो आपकी भी एक रिस्पेक्ट का लेवल होगा, ठीक है। सो किसी भी व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है, अपनी एक रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। सो के.एम. मुंशी जी के अनुसार, के.एम. मुंशी जो संविधान सभा के एक सदस्य थे, ठीक है,
व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है, संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई, लोकतंत्र की मौजूदगी में सुरक्षित कराता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई अधिकार मिल गया, आपको कोई ये चीज़ मिल गया तो कंप्लीट हो गए आप, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान का अपना व्यक्तित्व पवित्र होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न किया गया है। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। देखिए, जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे हम लोग ना, फंडामेंटल राइट में आपका जो 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा लेवल पे है, ठीक है, एक लाइन में नहीं है। सो ये व्यक्ति की गरिमा को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्र की एकता और अखंडता। सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था। तो मौलिक कर्तव्यों को के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वो अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। कोई ऐसा भी कार्य न करें जिससे कि इंडिया पे खतरा हो, या आपके किसी ऐसे कार्य प्रणाली से भारत की गरिमा का नुकसान हो, बेसिकली भारत का नुकसान हो, भारतवासी का नुकसान हो, ठीक है। 42 संविधान संशोधन के तहत 1976 में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। सभी को पता है इंडिया में अनेकता में एकता का एग्जाम्पल पेश करता है पूरी दुनिया को इंडिया, ठीक है, कि इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनेकता होने के बाद भी इंडिया में एकता है। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। प्रस्तावना का महत्व क्या है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद हमने प्रीएम्बल को बनाया, और प्रीएम्बल लिया कहाँ से गया था, सो उद्देशिका से, जो नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। ये वहीं से कट कॉपी पेस्ट करके प्रीएम्बल में जोड़ दिया गया बेसिकली, ठीक है। सो महत्व की अगर बात करें तो प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का एक संक्षिप्त रूप है। सिंपल बात, कॉन्स्टिट्यूशन की ये समरी है, सारांश है। संविधान की आत्मा है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है हमारे प्रीएम्बल में, जिसमें राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। आप ये 3 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज किसी भी पॉइंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू समझ नहीं पाता है, उलझने पैदा होती है, तो प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि कोई अनुच्छेद अस्पष्ट हो, ठीक और जानने में कठिनाई हो, स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जाता है। सीधी बात ये है कि किसी केस में, किसी प्रोविज़न में, किसी आर्टिकल में अगर समझने में जज को प्रॉब्लम होती है, या हमारे विधायिका में सभी मेंबर को, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी मेंबर को प्रॉब्लम होती है, तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल देखता है, ठीक है। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस है। आगे और भी देखते हैं। इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने संविधान की प्रस्तावना का कहा, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यानी जो हमारा प्रीएम्बल है ना, दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं, ठीक है। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ये भी संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे, ठीक है। जन्म कुंडली प्रीएम्बल को, ठीक है। आप पॉइंट याद रखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं का उल्लेख करता है। सीधी बात है, एक डेडलाइन तय कर दिया गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है। तो कोई भी हमारा ऐसा काम, कोई भी ऐसी हमारी क्रियाकलाप
जिससे कि अगर इस पे सवाल उठ रहा है तो हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा या गलत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट, प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। जैसे कि आपको पता है एक बार संशोधन किया जाता है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े जाते हैं। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, वो कौन शब्द थे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ठीक है। अब सवाल ये कि प्रस्तावना में संशोधन होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं। और वो आर्टिकल सभी को पता है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का प्रोविज़न है आर्टिकल 368 में। देखिए, बेरुबारी संघ केस 1960 में होता है। ये जिस टाइम ये केस होता है उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहता है कि ये संशोधनीय नहीं है। रीज़न क्या दिया जाता है, संशोधन नहीं होगा क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है। अब इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे राज ये है कि कोर्ट ने माना कि जो हमारा प्रियम्बल है वो किसी आर्टिकल में नहीं दिया है, आर्टिकल इसके बाद स्टार्ट होता है, सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, इसीलिए हम इसका संशोधन नहीं कर सकते हैं। बेरुबारी संघ केस 1960 में ये कहा गया कि संशोधनीय नहीं है क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, उसी के 17 साल बाद 1973 में एक और केस होता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस बेंच के जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कहते हैं कि संशोधनीय है, हम प्रियम्बल में संशोधन कर सकते हैं और ये क्योंकि ये भी संविधान का भाग है, भले ही आर्टिकल में नहीं दिया है बट ये संविधान का भाग है। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि संशोधन तो आप कर सकते हैं लेकिन इसके मूल ढांचे से संबंधित विषयों को संशोधन संभव नहीं है। मतलब आप संशोधन तो कर सकते हैं बट इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और जितने भी की पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, न्याय, बंधुता, गणतंत्र, गणराज्य, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसको आप हटा नहीं सकते हैं बेसिकली। ठीक है। जैसे कि संसद हमारा मूल अधिकार को कम या अधिक कर सकता है बट जो बेसिक फंडामेंटल राइट हैं उसको हटा नहीं सकता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब आप सवाल पूछेंगे सर कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल राइट हैं, तो ये मूल ढांचा के बारे में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौन है, उसमें भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, इस बात को कि कौन कौन से राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सो आप याद रखेंगे, बेरुबारी संघ के केस के अनुसार संशोधनीय नहीं है क्योंकि संविधान का भाग ये नहीं माना जा रहा है। बट केशवानंद भारती, ये सवाल पूछा जाता है किस केस के तहत संविधान में प्रस्तावना का संशोधन माना गया है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है। बट मूल ढांचा को छोड़ करके कुछ नोट पॉइंट हैं, एक बार जान लेते हैं। एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। राइट, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 3 शब्द जोड़ते हैं प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखेंगे, सवाल यहाँ से जरूर बनता है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये आपके रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार 3 प्रकार के संकल्पना करता है। बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो 3rd में आता है। एक एक करके बात करते हैं। नास्तिक राज्य, जो सभी धर्मों का विरोध करता हो, बेसिकली ये मानता ही, विश्वास ही नहीं करता हो ईश्वर में, उसे नास्तिक राज्य कहते हैं। ठीक है। सैद्धांतिक राज्य, ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका के पास अपना एक विशेष धर्म है, उनकी जो पॉलिसी होती है वो विशेष कम्युनिटी के लिए ही होती है ज़्यादातर। ठीक है। सो ये देश भी उतना विकास नहीं कर पाता, आप देख सकते हैं श्रीलंका का एग्जाम्पल। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य हमारा इंडिया है। ठीक है। जो राज्य, ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो।
इंडिया, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। और ये इंडिया को, ये जो प्रॉपर्टी है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, ये इंडिया को और खूबसूरत बनाता है कि भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे और सभी एक समान है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो धर्म के अंदर हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होगा, धर्म के अनुसार देश नहीं चलेगा। इसीलिए गीता, रामायण, कुरान, बाइबल एंड और जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उन सब से ऊपर है हमारा भारत का संविधान। संविधान के अनुसार हम लोग देश को संचालित करते हैं, चलाते हैं। धर्म के अनुसार देश नहीं चलता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है। तो स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। और स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा ये लेक्चर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जितने भी मैंने इससे पहले सवाल पूछे हैं वीडियो में, उसका आंसर अगर आपको पता हो, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर बताएं। और अगले लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे स्टूडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, फंडामेंटल राइट। ये मेरे ख्याल से, या सॉरी उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, आर्टिकल 1 के बारे में, बेसिकली भाग 1 के बारे में, जिसमें डिस्कस करता है आर्टिकल 1 to 4। सो स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा ये लेक्चर सीरीज़, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और कोई भी सुझाव है हमारे इस वीडियो लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, सो सुझाव भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर करो यार, ठीक है, ताकि ये लेक्चर सभी बच्चों के पास पहुँचे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर का लाभ ले सके। और सो हमें भी मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा। और वीडियो लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सबसे पहले ये नोट से बेसिकली एक बुक का, ठीक है, मैं उससे कट कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट वाली चीज़ें मैं इसमें लेता हूँ और एक्सप्लेन भी करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले दिन और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, भारत संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 के बारे में, यानी भाग 1 के बारे में, जिसमें आर्टिकल 1 to 4 है। ठीक है। एक और बात है स्टूडेंट, हम आने वाले टाइम में अपने इस चैनल पे मैथमेटिक्स के भी लेक्चर अपलोड करेंगे, जो आपके स्पेशली एनडीए एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए एंड नेवी एग्ज़ाम के लिए, जो टेक्निकल मैथ है, जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है बेसिकली, और टेक्निकल मैथ आपके इन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इन सब का भी लेक्चर मैं स्टार्ट करूँगा। और उसको हम लोग बहुत सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।